हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 10th चैप्टर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। न्यू बुक में ये 10th चैप्टर ही है। इस पर एक वीडियो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने कौन कौन सी मेजर एंड सीरियस चैलेंजेस थी और साथ ही इन चैलेंजेस में एक चैलेंज ये भी था कि इंडिया में एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश करना जो कि इंडियन सिटीजन्स के होप्स और एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप हो। इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि भारत ने अपना पॉलिटिकल फ्यूचर किस प्रकार डिसाइड किया, अर्थात भारतीय संविधान के निर्माण और इनके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ए कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन, अर्थात संविधान की रचना या द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं जुलाई 1945 में ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज हो चुकी थी। कंजर्वेटिव पार्टी के स्थान पर अब वहाँ लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी थी। साथ ही सितंबर 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड का भी एंड हो चुका था। ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने क्लीमेंट एटली। वो चाहते थे जल्द से जल्द भारत को आज़ाद कर देना, यानी कि इंडियन लीडरशिप को पावर ट्रांसफ़र कर देना चाहते थे। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ क्लीमेंट एटली ने मार्च 1946 में 3 मेंबर्स का एक ग्रुप इंडिया भेजा। इसी ग्रुप को हम लोग कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंडियन यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण का काम सौंपा गया। कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के साथ साथ इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का भार भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया गया। शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की कुल संख्या 389 थी, जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से थे तथा देश के अलग अलग हिस्सों से इलेक्ट होकर आए थे। कुल 389 मेंबर्स में से 292 यानी 292 मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबलीज़ के द्वारा, यानी जो स्टेट असेंबलीज़ थी उनके द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आए थे। 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे तथा 4 मेंबर्स चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थे। लेकिन जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में पाकिस्तान के गठन को मंजूरी दे दी गई तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिनको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना था, उनके सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई, 299 रह गई। 9 दिसंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुई। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में लगभग 2 years 11 month एंड 18 days का समय लिया और 26 जनवरी 1950 को इस नवनिर्मित संविधान को पूरे भारत पर लागू कर दिया गया। और आप जानते हैं इस डे को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में हर एक साल सेलिब्रेट करते हैं। ये तो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की कहानी। अब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इनमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है द एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 21 साल या उससे अधिक उम्र के सभी इंडियन सिटीजन को स्टेट और नेशनल इलेक्शंस में वोट डालने का अधिकार दिया गया। यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि हमने 21 साल बोला है। हाँ, शुरुआत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स ही थी। बाद में 1988 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे घटाकर 18 ईयर्स कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। न्यूली इंडिपेंडेंट
इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था, यानी एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इससे पहले भारतीयों को खुद अपने लीडर्स चुनने का अधिकार नहीं था। यूके और यूएसए जैसे देशों में भी लोगों को वोटिंग राइट फेज्ड मैनर में या स्टेप बाय स्टेप दिया गया था। सबसे पहले वहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टीड मैन को वोटिंग राइट्स दी गई, फिर एजुकेटेड मैन को, वर्किंग क्लास को तो वोटिंग राइट के लिए लॉन्ग स्ट्रगल करना पड़ा। अमेरिकन और ब्रिटिश वीमेन को तो वोटिंग राइट के लिए और भी लंबा और कड़ा संघर्ष करना पड़ा। वहीं भारत में इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद सभी भारतीयों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वोटिंग राइट दे दी गई, यानी कि जेंडर, क्लास या एजुकेशन के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, जैसा कि हमें ब्रिटेन और अमेरिका में देखने को मिला। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड जो फीचर है वो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के नज़र में सबको इक्वल माना गया। व्यक्ति किसी भी कास्ट, रिलीजन से संबंध रखता हो, सबको समान माना गया। कुछ लोग चाहते थे कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम हिंदू आइडियल्स पर आधारित हो, यानी कि भारत को एक रिलीजियस हिंदू स्टेट बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये ओपिनियन था कि इंडिया कुडंट एंड मस्ट नॉट बिकम ए हिंदू पाकिस्तान, यानी भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता है और ना ही बनना चाहिए। भारत में सभी धर्मों के लोगों को, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सबको मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन के बराबर अधिकार दिए गए। गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर में सबको सेम अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। कानून के सामने सबको बराबर माना गया। चलिए अब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे फीचर की बात कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसमें सोसाइटी के सबसे गरीब एवं वंचित, पुअरेस्ट एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी पढ़ ही चुके हैं आप लोग, छुआछूत की प्रथा, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में बैन कर दिया गया। इस प्रैक्टिस को भारत के सम्मान को कलंकित करने वाला माना गया। हिंदू टेम्पल्स को लोअर कास्ट के लिए भी खोल दिया गया। इससे पहले हिंदू टेम्पल्स में सिर्फ हाई कास्ट के लोगों को ही जाने की अनुमति थी, यानी अब अनटचेबल्स, जिसको हम फॉर्मरली अनटचेबल्स बोलते थे, वो लोग भी मंदिर जा सकते थे। लोअर कास्ट या अनटचेबल्स के लिए लेजिस्लेचर्स और गवर्नमेंट जॉब में कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर एच.जे. खांडेकर ने इन जातियों के बैकवर्डनेस के लिए हाई कास्ट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। अनटचेबल्स के साथ साथ आदिवासी या जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी भी बोलते हैं को भी लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दी गई। एसटी के लोग मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और एजुकेशन से अब तक पूरी तरह वंचित थे। इनके ज़मीन पर पावरफुल लोग कब्जा करते जा रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें नए अधिकार देकर इनकी स्थिति में सुधार लाना चाहती थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच शक्तियों और अधिकारों, पावर्स एंड राइट्स का सही ढंग से बंटवारा। कुछ लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे, जबकि कुछ लोग स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी देने के फेवर में थे। लॉन्ग डिबेट्स के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने इन सारे डिफरेंसेस को दूर करते हुए इनका भी समुचित समाधान निकाल लिया। देश के सभी मामलों या विषयों को, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, 3 लिस्ट में बांट दिया गया। ये लिस्ट थे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट।
यूनियन लिस्ट में टैक्सेस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को रखा गया, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती थी। स्टेट लिस्ट में एजुकेशन एंड हेल्थ जैसे विषयों को रखा गया, जिस पर सिर्फ राज्य कानून बना सकती थी। और कॉन्करेंट लिस्ट में फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट्स रखे गए, जिन पर स्टेट्स और सेंटर जॉइंटली कानून बना सकती थी। लैंग्वेज को लेकर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लंबी बहस चली। बहुत सारे मेंबर्स अंग्रेज़ों के साथ ही अंग्रेजी को भी इंडिया से हटाना चाहते थे और इसके स्थान पर हिंदी को अपनाने की वकालत कर रहे थे। लेकिन जो नॉन हिंदी स्पीकर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनका ओपिनियन बिल्कुल अलग था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर, जिनका नाम था टी कृष्णामाचारी, ने साउथ इंडियन पीपल का पक्ष रखते हुए चेतावनी तक दे डाली कि यदि हिंदी उन लोगों पर ज़बरदस्ती इम्पोज की गई, थोपी गई, तो बहुत सारे लोग इंडिया से अलग भी हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि दक्षिण भारत में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। हिंदी स्पीकर्स इन एरिया में ना के बराबर था। काफ़ी डिबेट्स और डिस्कशन के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस नतीजे पर पहुंची कि हिंदी भारत की राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज होगी तथा इंग्लिश का यूज कोर्ट्स, सर्विसेज तथा दो स्टेट्स के बीच कम्युनिकेशन के तौर पर की जाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया। इनमें एक प्रमुख नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे। इन्हीं के सुपरविजन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया तथा फाइनलाइज किया गया। माना जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने से पहले अम्बेडकर जी ने लगभग 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था। अम्बेडकर के इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अपने फाइनल स्पीच में अम्बेडकर ने एक चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि भारत में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। लोगों को सिर्फ राइट टू वोट दे देने से ही रिच और पुअर, हाई कास्ट एंड लो कास्ट के बीच का डिफरेंस खत्म नहीं हो सकता। हमारे पास पॉलिटिकल इक्वलिटी तो है, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हम लोग क्या हैं, अनइक्वल हैं। ये था इस सेकंड वीडियो इस चैप्टर का। बाकी बातों को हम लोग थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे।